सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को लकड़ी की टोकरी में देखते हैं और वो टोकरी नदी में बह रही होती है। यहीं पर जंगल में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फलों को तोड़ रहा था। तभी वो लड़का उस बच्चे को देख लेता है और वो उसे अपने साथ रखने का डिसाइड करता है। और इससे पहले कि वो लड़का उस बच्चे को वहाँ से ले जा पाता, एक बड़ा सा तूफान वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पर जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और आसपास का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब वो लड़का उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। तभी आसमान के अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन निकलकर सामने आता है। उस गोल्डन ड्रैगन को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल वो ड्रैगन यहाँ पर उस बच्चे को ले जाने के लिए आया था, पर वो लड़का उस बच्चे को बचाने लगता है। यहीं पर हमें पता लगता है कि वो लड़का ठीक से बात नहीं कर सकता, उसकी आवाज क्लियर नहीं होती है। अब उस लड़के की बात को सुनकर उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे कि वो ड्रैगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर वो लड़का अब भी नहीं डरता है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए ड्रैगन से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो लड़का भी ड्रैगन के सामने चिल्लाने लगता है। वो लड़का जल्दी से एक लकड़ी को उठा लेता है और उस ड्रैगन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर वो ड्रैगन उस लड़के की हरकत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से फायर निकाल कर उसके ऊपर हमला करता है। फायर के हमले से वो लकड़ी जल जाती है और उस लड़के का हाथ भी थोड़ा सा जल जाता है। पर अब भी वो लड़का हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गोल्डन ड्रैगन एक बार फिर से लड़के के ऊपर फायर से हमला करता है। इस बार जब वो ड्रैगन लड़के के ऊपर हमला करता है तो उस हमले से लड़के को कुछ भी नहीं होता है। असल में वो अटैक उस लड़के तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मास्टर आ जाते हैं। अब वो ड्रैगन मास्टर के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो मास्टर को हर तरफ से घेर लेता है। पर तभी मास्टर एक शब्द कहते हैं, जिससे सुनकर वो ड्रैगन जल्दी से वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन के जाने के बाद आसपास का माहौल एकदम पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब ड्रैगन के जाने के बाद वो लड़का अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसके मास्टर उस लड़के से कहते हैं, यूरिन अब हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद 14 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूरिन और चैंग को देखते हैं। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और वो लोग आपस में मास्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमारे मास्टर ने हमें सब कुछ सिखाया है, पर उन्होंने आज तक हमें कल्टीवेशन नहीं सिखाया है। और साथ ही हमारे मास्टर ने हमें पढ़ने के लिए इतने सारे किताब दिए हैं, जिसे कि हम लोगों ने पढ़कर खत्म कर दिया है। अब वो दोनों एक साथ होते हैं। तभी उनके सामने एक बर्ड आ जाता है। दरअसल वो बर्ड उनके मास्टर के लिए एक संदेश को लेकर आया था। जब मास्टर उस संदेश को पढ़ते हैं तो वो चैंग और यूरिन को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, आज से बहुत सालों पहले मैंने किसी की जान बचाई थी, और जिसकी मैंने जान बचाई थी उसने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पोती की शादी मेरे किसी एक डिसाइपल से करेंगे। और अब शादी का वक्त आ चुका है और इसीलिए तुम दोनों में से किसी एक को शादी के लिए जाना होगा। तो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि शादी के लिए कौन जाएगा। हालांकि मास्टर ने अपने डिसाइपल्स को डिसाइड करने का मौका दिया था, पर वो लोग इतनी देर से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद मास्टर चैंग से कहते हैं, चैंग आज से शिरॉन तुम्हारी फियांसे है और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। इस बात को सुनकर चैंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो थोड़ा सा हैरान भी था, पर वो अपने मास्टर की बात को टाल नहीं सकता। जिसके बाद वो बर्ड लेटर को लेकर चैंग के सामने आता है और उसे दे देता है। अब मास्टर अपने दोनों डिसाइपल के साथ लाइब्रेरी में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने लाइब्रेरी के सारी किताबों को पढ़कर खत्म कर दिया? जिस पर वो दोनों मास्टर से कहते हैं, जी हाँ मास्टर, हमने सारी किताबों को पढ़कर खत्म कर दिया है। तभी मास्टर उन दोनों से कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ। ये कहने के बाद मास्टर एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेते हैं। मास्टर उनसे कहते हैं, ये स्क्रोल 3000वां स्क्रोल है और तुम दोनों इसे पढ़ने की कोशिश करो। जब वो दोनों इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो लोग इसे पढ़ नहीं पाते हैं। जिस पर मास्टर उनसे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये स्क्रोल कोई भी ठीक से नहीं पढ़ सकता। दरअसल ये स्क्रोल हेवन और अर्थ के बारे में है और इसे पढ़ना इतना भी आसान नहीं है। इसी के साथ मास्टर स्क्रोल को पढ़ने लगते हैं और एक एक शब्द को वो दोनों सुनने लगते हैं। ऐसे ही वो दोनों मास्टर के साथ साथ सारे वर्ड्स को दोहराने लगते हैं। जब शाम हो जाती है तो वो दोनों मशरूम्स को तोड़ने के लिए जाते हैं और यहीं पर चैंग सनसेट को देखने लगता है। दरअसल उसे सनसेट का नजारा बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो सनसेट को देखते हुए कहता है, आहा
क्या नजारा है, ये देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं रोज यहाँ पर आकर सूरज को ढलते हुए देखता हूँ। इसी के साथ चैंग उस लेटर को बाहर निकालता है जिसमें कि शिरॉन के बारे में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद चैंग को पता लगता है कि शिरॉन उससे 3 दिन छोटी है और इससे चैंग ये अंदाजा लगा लेता है कि अभी शिरॉन बहुत ही ज्यादा यंग है और जाहिर सी बात है कि वो खूबसूरत भी होगी। ये सोचकर चैंग काफी ज्यादा खुश होने लगता है। अब इससे पहले कि चैंग और यूरिन वहाँ से जाते, वहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है और एक तेज तूफान शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो लोग तूफान से बाहर निकल पाते, चैंग पहाड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। जब यूरिन उसके पास आता है तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दरअसल चैंग के बॉडी के अंदर से एक अजीब सी ऑरा बाहर आ रही होती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसके कारण यूरिन उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर अब रात हो चुकी थी और आसपास काफी ज्यादा अंधेरा होता है। रात के अंधेरे में उनका सामना एक डेविल वुल्फ से हो जाता है। वो वुल्फ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार भी यूरिन चैंग को पहले की तरह बचाने लगता है। हालांकि उसके पास पहले कोई भी हथियार नहीं था, पर अब की बार उसके पास एक चाकू होता है और वो उस चाकू की मदद से चैंग को बचाने लगता है। जैसे ही वो डीमन वुल्फ यूरिन की तरफ बढ़ता है, यूरिन भी अपने चाकू से वुल्फ के ऊपर हमला करता है। इस फाइट में दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, पर तभी वुल्फ जोर से चिल्लाता है जिससे कि वहाँ पर और भी बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं और अब वो सभी लोग यूरिन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। पर ये देखकर यूरिन पीछे नहीं हटता है क्योंकि वो पहले से बहुत ही ज्यादा बहादुर था और वो मुसीबत को देखकर भागने वालों में से नहीं था। इसी के साथ दोनों वुल्फ यूरिन के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि यूरिन एक वुल्फ को मारने में कामयाब हो जाता है, पर दूसरा वुल्फ उसके ऊपर आ जाता है और यूरिन वहाँ से हिल नहीं पाता है। इसी के साथ एक वुल्फ चैंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर चैंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी और वो जमीन से उठ नहीं पाता है। वो वुल्फ चैंग के सामने चला जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। अब वो दोनों काफी ज्यादा खराब सिचुएशन में होते हैं और उनकी मदद के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं था। पर तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर की एंट्री होती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके सभी डीमंस को मार देते हैं। यहीं पर मास्टर देखते हैं कि चैंग की बॉडी के अंदर से एक अजीब सी ऑरा बाहर निकल रही होती है। इसी कारण से मास्टर अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो इसका इस्तेमाल चैंग के ऊपर करते हैं। अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर चैंग को देखते हैं। दरअसल चैंग पानी के अंदर था। जब यहाँ पर चैंग को होश आता है तो मास्टर उससे पूछते हैं, जब तुम माउंटेन से जंगल में गिरे थे, तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था? क्या इस सब के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है? जिस पर चैंग अपने मास्टर से कहता है, नहीं मास्टर, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। अब मास्टर उन दोनों से कहते हैं, जंगल में तुम लोगों के ऊपर भेड़ियों ने हमला किया था और यूरिन ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है। साथ ही मास्टर चैंग से कहते हैं, चैंग, असल में तुम्हें एक बीमारी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुनकर चैंग मास्टर से कहता है, मास्टर, क्या मेरी ये बीमारी माउंटेन से गिरने के कारण हुई है? जिस पर मास्टर उसे सारी बात बताते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। असल में तुम इस बीमारी के साथ पैदा हुए थे और जहाँ तक मुझे मालूम है तुम इस बीमारी के साथ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते और तुम 20 साल के अंदर ही मरने वाले हो। और अगर अभी के लिए मैं दवाई को ढूंढने के लिए जाता हूँ तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उस दवाई को ढूंढकर तुम्हें बचा सके। यानी कि सही कहूँ तो तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मास्टर से कहने लगता है, मास्टर, क्या आपके पास भी इसका कोई भी इलाज नहीं है? जिस पर मास्टर चैंग से कहते हैं, नहीं बच्ची, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तभी चैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, अगर इसका कोई भी इलाज नहीं है तो इसे बीमारी कैसे कह सकते हैं? ये सुनकर मास्टर चैंग से कहते हैं, तुमने सही कहा बच्चे, असल में ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी किस्मत है और तुम्हारी किस्मत को बदला नहीं जा सकता। जो तुम्हारे किस्मत में है तुम्हें वही मिलेगा, तो इसीलिए तुम अपने किस्मत को बदलने की कोशिश मत करो। मास्टर की बातों को सुनने के बाद चैंग उनसे कहता है, मास्टर, मैंने आपकी एक किताब में पढ़ा था कि कोई भी हेवन के खिलाफ जाकर अपनी किस्मत को बदल सकता है। तभी मास्टर चैंग से कहते हैं, तुमने सही कहा बच्चे, उस किताब में यही लिखा था, पर ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आज तक बस 3 लोग ही ऐसा कर पाए हैं। चैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, अगर उन 3 लोगों ने ऐसा किया है तो ये भी पॉसिबल है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, पर अगर मैं ऐसा नहीं भी कर सकता तो फिर मैं बिना ट्राई किए बेकार में नहीं मरना चाहता। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो फिर मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ और ट्राई करने में कौन सी बुरी बात है। हालांकि वो तीनों लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन
तीनों ने अपनी किस्मत को बदल लिया, पर मैं भी इस चीज को एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। कम से कम मैं किसी भी रिग्रेट के साथ मरना नहीं चाहता। ये सुनकर मास्टर अपने डिसाइपल चैंग से कहते हैं, देखो बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कोशिश करना चाहते हो और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। साफ साफ कह देता हूँ, तुम मेरे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करोगी और मैं तुम्हें ये ट्राई करने की परमिशन नहीं देने वाला हूँ। तो तुम चुपचाप इसी माउंटेन में रहोगे और यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। अब मास्टर यूरिन से कहते हैं, देखो यूरिन, तुम चैंग को उसके कमरे में ले जाओ और उसे सुला दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेंस है। वहीं जब चैंग सो रहा होता है तभी मास्टर यूरिन से कहते हैं, यूरिन, मैं कुछ हब्स को लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ और तब तक तुम चैंग का ध्यान रखना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैंग सोया नहीं था, वो अब भी जागा था और वो अपने मास्टर की बातों को सुन रहा था। अब चैंग जल्दी से उठ जाता है और वो अपने सामान को पैक करने लगता है, क्योंकि उसने जाने का फैसला कर लिया था। और जैसा कि उसके मास्टर यहाँ पर नहीं होते हैं तो वो अपने मास्टर से छुपकर यहाँ से भागना चाहता है। अब यूरिन उसके पास आता है और उसे अपना स्वॉर्ड देता है। ये देखकर चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि यूरिन भी उसकी मदद कर रहा था। इस सब के बाद चैंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी रास्ते में उसके पैरों के नीचे एक सर्कल अपीयर हो जाता है और इसके कारण वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर चैंग समझ आता है कि जरूर ये सब उसके मास्टर ने किया है और फिर वो अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, क्या ये सब आपने किया है? जिस पर उसे एक आवाज आती है और उसके मास्टर उससे कहते हैं, हाँ बच्चे, ये सब कुछ मैंने किया है और जैसा कि मैंने तुमसे मना किया था, तुम फिर भी मेरी बात को नहीं माने और तुम चोरी छुपे यहाँ पर भाग चले आए और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस रास्ते पर तुम निकले हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ तक जाते जाते तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हो। क्या तुम अब भी उस रास्ते पर जाना चाहते हो? तभी चैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बिना ट्राई किए बिल्कुल भी नहीं मरूंगा और इसीलिए अब मैं कैसे भी करके हेवन तक पहुंचना चाहता हूं। तो इसलिए आप प्लीज मुझे वहां तक जाने दीजिए और मुझे परमिशन दे दीजिए। ये सुनकर मास्टर चैंग से कहते हैं, चलो ठीक है बच्चे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, पर एक बात तुम अच्छे से याद रखना, इस रास्ते में तुम्हारा सामना बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोगों से होने वाला है। अब हम देखते हैं कि चैंग के नीचे की जमीन फट जाती है और एक महल अंदर से बाहर आता है। जमीन के अंदर से दो पुतले भी बाहर आते हैं और वो दोनों पुतले चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब चैंग ये देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। एक बार फिर से मास्टर चैंग से पूछते हैं, बच्चे, क्या तुम अब भी अपने फैसले पर अड़े हो? क्या तुम अभी भी अपने किस्मत के साथ खेलना चाहते हो? पर चैंग ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। इसी कारण से वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मैंने अपना फैसला बना लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मास्टर उससे कहते हैं, ठीक है बच्चे, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। अब जैसे वो पुतले चैंग की तरफ बढ़ते हैं, चैंग के अंदर से एक ऑरा बाहर आती है और उस ऑरा से वो पूरा महल और दोनों पुतले भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी उड़ने लगती है और हम देखते हैं कि चैंग वापस से नॉर्मल दुनिया में आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपने मास्टर को देखता है। चैंग जल्दी से मास्टर के सामने जाता है और उससे कहता है, मास्टर, मुझे मालूम है कि आपने ये सब इल्यूशन क्रिएट किया था ताकि आप मुझे ठीक से समझा सके, पर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हेवन तक जाकर रहूंगा और मैं कैसे भी करके अपने किस्मत को बदलना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात शादी करने की है तो मैं इस शादी को वहाँ पर जाकर तोड़वा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फैसले के कारण किसी और की जिंदगी तबाह हो जाए। तभी मास्टर अपने डिसाइपल चैंग से कहते हैं, बच्चे, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा फैसला है और शायद तुम जो कर रहे हो वो ठीक है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी के लिए जरूर लड़ो और अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करो। अब तुम सीधे कैपिटल में जा सकते हो और अगर तुम वहाँ पर 6 के 6 ट्रायल में पास हो जाते हो तो शायद तुम्हें हेवनली बुक को पढ़ने का मौका मिल सकता है और क्या मालूम, उस बुक में तुम्हें अपनी बीमारी का कोई इलाज भी मिल सकता है। इसी के साथ मास्टर चैंग को वहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चैंग को एक अलग शहर में देखते हैं। हम देखते कि चैंग कैपिटल में पहुंच चुका था और इस जगह के माहौल को देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। दरअसल यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर एक आदमी घोड़े में सवार पूरी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो रास्ते के सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके कारण वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल मच जाती है। एक आदमी जो कि काफी ऊंचाई पर होता है वो गिरने वाला था, पर तभी चैंग आगे बढ़कर उस आदमी को गिरने से बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि चैंग ने जिस
आदमी को बचाया था वो उस आदमी से डिवाइन जनरल के एड्रेस के बारे में पूछता है। वो आदमी चैंग को उनका एड्रेस बता देता है, जिसके बाद चैंग उस घर में पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस घर को नॉक करता है उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है और वो चैंग से पूछता है क्या तुम्हें किसी से मिलना है, जिस पर चैंग उस आदमी को एक चीज दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी चैंग को घर के अंदर ले आता है और उसे एक कमरे में वेट करने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद चैंग के पास एक लेडी आती है। वो लेडी चैंग से पूछती है तुम्हारे मास्टर की हालत कैसी है, जिस पर चैंग उस लेडी से कहता है मेरे मास्टर तो पूरी तरह से ठीक है। फिर वो लेडी चैंग से पूछती है क्या तुमने किसी हेवनली बुक को पढ़ा है, जिस पर चैंग उस लेडी से कहता है नहीं नहीं, अभी तक मैंने किसी भी हेवनली बुक को नहीं पढ़ा है। अब चैंग उस लेडी को अपने डॉक्यूमेंट्स देने लगता है, पर तभी वो लेडी चैंग से कहती है नहीं नहीं रुको, हम इस शादी से सहमत नहीं हैं। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि आज से कई सालों पहले तुम्हारे मास्टर ने हमारे ओल्ड मास्टर की जान बचाई थी और तभी हमारे ओल्ड मास्टर ने तुम्हारे मास्टर से ये प्रॉमिस कर दिया था, पर जैसा कि अब ओल्ड मास्टर अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके प्रॉमिस का कोई भी मायने नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि ये शादी हो और कारण ये है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी ज्यादा लो है। कहाँ तुम एक गांव देहाती वाले लड़के हो और कहाँ हम रॉयल्स वाले लोग हैं। हमारा खानदान काफी ज्यादा ऊंचा है और तुम लोग तो पहाड़ी इलाके में रहते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी जंगल में खत्म हो जाएगी और इसी कारण से तुम हमारे फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो। पर एक बात मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देना चाहती हूँ, हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है और हम लोग किसी ऐसे परिवार के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते जिनका लेवल हमसे लो हो, और तुम्हारा लेवल तो हमसे काफी ज्यादा लो है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि अभी के लिए मैं जिस चाय को पी रही हूँ वो चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये चाय जिस पत्ती से बनती है वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। और हाँ, ये जो कप है जिसमें कि मैं चाय को पी रही हूँ ये कप सोने से भी ज्यादा महंगा है। तो तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग कितने ज्यादा हाई क्लास के हैं। ये सुनने के बाद चैंग उस लेडी से कहता है शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर इस शादी को तुड़वाने के लिए आया था, पर आपकी बातों को सुनने के बाद मैंने अपना फैसला बदल लिया है। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से जाने लगता है और चैंग की बातों को सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब जब चैंग वहाँ से जा रहा होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की चैंग से कहती है दरअसल मैं शिरॉन की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मैं उसके सारे कामों को करती हूँ। तुम मुझे ये बताओ क्या तुम अब शिरॉन से शादी करना चाहते हो, जिस पर चैंग उस लड़की से कहता है हाँ मैं शिरॉन से शादी करना चाहता हूँ और हमारी सगाई बहुत पहले हो चुकी है। तभी वो लड़की जल्दी से चैंग को चुप कराती है और उससे कहती है चुप हो जाओ, अगर तुम्हारी ये बात किसी ने सुन ली तो वो लोग तुम्हें अभी के अभी मार देंगे। ये सुनकर चैंग उस लड़की से कहता है क्यों, ऐसा क्यों? अगर डिवाइन जनरल मुझे मारना चाहते हैं तो वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। जिस पर वो लड़की चैंग से कहती है चैंग अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, तुम यहीं पर रहो क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है और तुम्हें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा। साथ ही वो लड़की चैंग को बताती है दरअसल डिवाइन जनरल शैन जुन के साथ अपने फैमिली का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं क्योंकि शैन जुन साउथ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है और मैंने ऐसे सुना है कि शैन जुन ड्रैगन का रीइंकार्नेशन है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से उसी लेडी को देखते हैं जिसने कि थोड़ी देर पहले चैंग को बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया था। वो लेडी डिवाइन जनरल के साथ बात कर रही होती है और वो डिवाइन जनरल से कहती है हमें कैसे भी करके इस बंदे चैंग को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है और जैसा कि हमने उसे शादी तोड़ने के लिए कहा था अब तो वो शादी जोड़ने में लगा है। साथ ही वो लेडी डिवाइन जनरल से कहती है बहुत ही जल्द साउथ की फैमिली शैन जुन का रिश्ता लेकर यहाँ पर आने वाली है, तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो। जिस पर डिवाइन जनरल उस लेडी से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इस सब कुछ में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक बात चैंग की है तो उसके बारे में बात बाहर नहीं जानी चाहिए और हाँ तुम इस बात का ध्यान रखना। वहीं दूसरी ओर हम वापस से चैंग को देखते हैं और चैंग के साथ वो लड़की होती है। वो लड़की चैंग को सारी बातें बताने लगती है और उससे कहती है देखो चैंग तुम्हें इस शादी को तोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर तुम इस शादी को जोड़ने में लगे रहते हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और जहाँ तक बात शिरॉन की है तो वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती है और वो ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी जान चली जाए, तो इसलिए तुम प्लीज इस शादी से पीछे हट जाओ ताकि तुम्हारी जान को कोई भी खतरा ना हो। जब चैंग ये सुनता है तो वो उस लड़की से शुक्रिया कहता है और साथ ही वो उससे कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ कि तुम्हें मेरी जान की इतनी ज्यादा परवाह है और तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ। अब इसके बाद हम वापस से उसी लेडी को देखते हैं जो कि किसी आदमी से चैंग से शादी के डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए कहती है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम चैंग को देखते हैं जो कि एक होटल में जाता है। वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि वहाँ पर एक कमरा लेने के लिए आया था। अब होटल का मैनेजर उन दोनों को एक एक कमरा दे
देता है। हम वापस से शिरॉन के असिस्टेंट को देखते हैं और उसकी असिस्टेंट शिरॉन को एक लेटर भेजती है। उस लेटर में उसने वो सारी बातें लिखी थी जो कि चैंग ने उससे कहा था। शिरॉन की असिस्टेंट उससे कहती है, आज हमारे घर में चैंग आया था। हालांकि वो यहाँ पर रिश्ता तुड़वाने के लिए आया था, पर लेडी ने उससे कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और अब वो उस शादी को वापस से जोड़ना चाहता है। पता नहीं वो इतना पागल कैसे है, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। वो इतना बड़ा तो हो चुका है पर वो अब भी बच्चों वाली हरकतें करता है। अब जब रात होती है तो एक आदमी दौड़ता हुआ चैंग के कमरे में आ जाता है। असल में ये आदमी एक निंजा होता है। जब चैंग उसे दिखता है तो वो निंजा चैंग को एक पंच मारता है और साथ ही वो चैंग से कहता है, देखो बच्चे, तुम सीधे सीधे शादी के डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, क्योंकि मैं चुपचाप इन्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो आज तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि सुबह को चैंग के साथ होटल में आया था और वो भी होटल में एक कमरे की तलाश में आया था। वो बंदा निंजा से कहता है, देखो भाई, तुम लोग इतनी जोर से बात कर रहे थे कि मैं डिस्टर्ब हो गया, और जैसा कि मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ तो अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने के बाद वो आदमी निंजा के ऊपर हमला कर देता है। वो निंजा घर से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो बंदा भी घर से बाहर जाता है और निंजा के साथ फाइट करने लगता है। हम देखते कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण से वो निंजा को बुरी तरह से मारने लगता है और उससे मारकर वहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद अगले दिन हम वापस से चैंग को देखते हैं। हम देखते कि चैंग के साथ वो बंदा भी था जिसने कि कल रात चैंग की जान बचाई थी। यहाँ पर चैंग उस बंदे को खाना देता है और उससे कहता है, तुम बहुत ही गंदी सब्जी खा रहे थे, इसीलिए अब तुम ये खाओ। वो बंदा चैंग से कहता है, अगर मैं उस सब्जी को खा लेता तो क्या मैं मर जाता? चैंग उससे कहता है, इससे तुम मरते तो नहीं, पर तुम्हारे मरने के दिन करीब आ जाते। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। दरअसल यहाँ पर सभी लोग स्टोन टेस्ट को करने के लिए आते हैं। इस टेस्ट में एक पत्थर को उठाना था और जो भी बंदा उस पत्थर को उठाएगा और अगर वो पत्थर चमकने लगेगा तो वो बंदा इस टेस्ट को पास कर जाएगा। यहीं पर हम देखते हैं कि एक बंदा पत्थर को उठाता है पर वो पत्थर ग्लू नहीं करता है, जिसके कारण से वहाँ के सोल्जर्स उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब चैंग के साथ वही बंदा आता है। जब वो बंदा पत्थर को उठाता है तो पत्थर काफी ज्यादा चमकने लगता है। ये देखकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अब वो बंदा स्टोन टेस्ट को पास कर जाता है। जब सभी लोग ये देखते हैं तो वो लोग उस बंदे को देखकर पहचान लेते हैं और वो लोग आपस में बातें करते हैं, अरे ये बंदा तो बैन शुई फैमिली का टैंग है। ये देखकर वहाँ के वाइस भी बाहर आ जाते हैं और फिर वो उस बंदे को देखकर कहते हैं, अरे ये तो टैंग है। जैसे कि टैंग ने उस पत्थर को उठा लिया था और वो पत्थर ग्लो करने लगा था तो चैंग भी उस पत्थर को उठाने के लिए जाता है, पर जब वो उस पत्थर को उठाता है तो पत्थर ग्लो नहीं करता है। इससे वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर जब टैंग सभी लोगों को देखता है तो वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं और कोई भी चैंग का मजाक नहीं उड़ाता है। पर तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं, जिसने पत्थर के टेस्ट को पास कर लिया है वो लोग रिटर्न टेस्ट को देने के लिए जा सकते हैं। अब टैंग रिटर्न टेस्ट को देने के लिए जाने लगता है और उसके पीछे पीछे चैंग भी आ रहा होता है। तभी टीचर चैंग को रोकती है और उससे कहती है, तुमने तो स्टोन टेस्ट को पास नहीं किया तो फिर तुम रिटर्न टेस्ट कैसे दे सकते हो? अब चैंग टीचर से कहता है, देखिए टीचर, मुझे रूल्स के बारे में सब कुछ मालूम है और मैंने रूल बुक में सारे रूल्स को पढ़ा है। रूल 7 के मुताबिक अगर कोई बंदा स्टोन टेस्ट को पास नहीं करता है तो वो रिटर्न टेस्ट के जरिए एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है। और हाँ, आज से 7 साल पहले एक ऐसा ही केस सामने आया था जहाँ पर एक बंदे ने स्टोन टेस्ट को पास नहीं किया था और स्टोन टेस्ट का ये मतलब होता है कि वो बंदा रिटर्न टेस्ट को आसानी से पास कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो स्टोन टेस्ट को पास नहीं करता है तो वो रिटर्न टेस्ट को नहीं दे सकता। इससे रिटर्न टेस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर टीचर चैंग से कहते हैं, पर इस तरह से तुम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। जिस पर चैंग टीचर से कहता है, नहीं टीचर, मैं रूल्स को नहीं तोड़ रहा हूँ, पर अगर आप मुझे रिटर्न टेस्ट के लिए जाने देते हैं तो ये सही मायने में रूल्स के लिए रिस्पेक्ट की बात होगी। ये सुनकर टीचर एकदम से सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है, क्या आज से 7 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था? और वहीं पर जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग भी ये सोचने लगते हैं, 7 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। क्या ये लड़का सच कह रहा है या फिर ये अपने मन से बनाकर कुछ भी बोल रहा है? अब वहाँ पर वाइस आ जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं, नहीं नहीं, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। आज से 7 साल पहले ऐसा एक केस सामने आया था तो इसीलिए हमें इस लड़के को रिटर्न टेस्ट के लिए रोकना नहीं चाहिए। जिसके बाद सभी लोग रिटर्न टेस्ट के लिए जाने लगते हैं और चैंग भी रिटर्न टेस्ट में होता है। जब वो सभी लोग टेस्ट को लिख रहे होते हैं तभी चैंग को अपने मास्टर की बात याद आती है। वो सोचता है कि उसके मास्टर ने पूरे 3000 बुक्स को उन्हें पढ़ाया था और वो सारी पढ़ाई को याद करके क्वेश्चंस को ठीक तरह से आंसर करने लगता है। जब टेस्ट का समय खत्म होता है तो सबसे पहले चैंग टीचर के पास जाता है और वो अपना टेस्ट टीचर को
को दिखाता है। जब टीचर उसके आंसर्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। दरअसल टीचर ने आज से पहले ऐसे आंसर्स नहीं देखे थे। किसी ने आज से पहले इस टेस्ट को इतनी अच्छी तरह से आंसर नहीं किया था और इसी कारण से टीचर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वो चैंग से कहते हैं मुझे ये आंसर वाइस को दिखाने होंगे। वही जब वाइस चैंग के आंसर को देखते हैं तो वो उसके आंसर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उन्होंने आज से पहले ऐसे आंसर्स नहीं देखे थे। अब जब इसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आता है तो टीचर टैंग से कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, तुम टेस्ट में पास हो चुके हो। यहीं पर टीचर चैंग से कहती है तुम अभी तक वेट कर रही हो, तुम इस टेस्ट में पास नहीं हो और तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं है। पर तभी चैंग टीचर से कहता है क्या मैं एक बार अपने टेस्ट को देख सकता हूँ? पर टीचर उससे कहता है नहीं नहीं, ये सब रूल्स के खिलाफ है और टेस्ट के बाद तुम अपने आंसर्स को फिर से नहीं देख सकते। जिसके बाद चैंग दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। अब टैंग जल्दी से वाइस के पास जाता है और वो वाइस से कहता है वाइस, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि चैंग ने सारे आंसर्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखे थे और वो इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता। पर तभी वाइस टैंग को बताते हैं तुम सही कहते हो, उसने अपना टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से लिखा था पर हम लोग जाकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो हमारे पास कुछ टाइम पहले आता तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते, पर अब हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइन जनरल ने उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं दूसरी ओर हम चैंग को देखते हैं जो कि और भी बहुत सारे एकेडमी में जाता है पर हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके लिस्ट में बस एक ही एकेडमी का नाम बचा था। यहीं पर हम एक निंजा को देखते हैं जो कि चैंग को देख रहा होता है। यहीं पर चैंग आसपास के लोगों से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के बारे में पूछता है पर ये सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग चैंग को मारने के लिए अपने तलवार को निकालने लगते हैं। अब चैंग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है पर तभी सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसे देखने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब चैंग गाड़ी के सामने जाता है और वो लेडी यू से शुक्रिया कहता है। इसके बाद लेडी यू एक लेटर चैंग को देती है और उससे कहती है तुम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो और ये लो ज्वाइनिंग लेटर। जिसके बाद चैंग उस लेटर को लेकर एकेडमी में पहुँच जाता है। जब चैंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में पहुंच जाता है तो वो उस एकेडमी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। जैसा उसे लगा था ये एकेडमी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। जब चैंग एकेडमी में आता है तो वो सबसे पहले हॉल में जाता है। जब चैंग हॉल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो आदमी यहाँ पर काम करता है वो सो रहा था। जब वो आदमी नींद से उठता है तो वो चैंग से कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर चैंग उस आदमी से कहता है मैं यहाँ पर एकेडमी की चाबी और पेपर लेने के लिए आया हूँ। साथ ही वो उसे रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है। अब वो बंदा चैंग से पूछता है बच्चे आखिर तुम कौन से एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए आए हो? जिस पर चैंग उस आदमी से कहता है ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में। इस नाम को सुनकर वो बंदा सोच में पड़ जाता है और वो चैंग से कहता है ये कौन सी एकेडमी है? ऐसी कोई नई एकेडमी तो अभी तक नहीं आई है। जिस पर चैंग उसे बताता है ये कोई नई एकेडमी नहीं है बल्कि ये पुरानी वाली एकेडमी है। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चैंग से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? इस एकेडमी की 6th लार्जेस्ट हॉल है और तुम यहाँ पर सारे काम को बिगाड़ने के लिए आए हो, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से जल्दी से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब चैंग वहाँ से चला जाता है पर वो उस कमरे में अपने लेटर को भूल जाता है। जब वो बाहर आता है तो कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी तो काफी दिनों से बंद है, क्या ये लड़का चैंग वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आया था? वहाँ पर तो कोई भी टीचर नहीं है, आखिर ये लड़का वहाँ पर ज्वाइन होना क्यों चाहता है? वहीं दूसरी ओर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अब भी सो रहा होता है। अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगता है और चैंग का लेटर उड़कर उस आदमी के पास चला जाता है। जब वो आदमी उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक स्टैम्प होता है। उस स्टैम्प को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो लेटर को लेकर अपने सीनियर के पास जाता है। उसके सीनियर इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये स्टैम्प एकदम ओरिजिनल है। इसका मतलब ये है कि उन्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि लेटर में लिखा है, यानी कि अब उन्हें ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को फिर से खोलना होगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से चैंग को देखते हैं। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है और वो चैंग से कहता है अरे बच्चे तुम कहाँ थे? मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये लो तुम्हारे पेपर्स और साथ ही ये फंड्स भी रखो जिससे कि तुम्हें एकेडमी को खोलने में मदद मिल सके। साथ ही वो आदमी चैंग से पूछता है बच्चे क्या तुम्हें और भी किसी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बिंदास बता सकते हो। जिस पर चैंग उस आदमी से कहता है हाँ मुझे और भी मदद की जरूरत है। दरअसल मुझे काफी लोग चाहिए जो लोग जल्दी जल्दी एकेडमी को साफ करे क्योंकि पढ़ाई की जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर वो आदमी काफी सारे लोगों को बुला लेता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर एकेडमी को साफ करना शुरू कर देते हैं। अब चैंग एकेडमी को खोल लेता है जिसके अंदर काफी सारे किताब रखे होते हैं। अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम वापस से डिवाइन जनरल को देखते हैं। तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है और वो डिवाइन जनरल से कहने लगती है मैंने
सुना है कि चैंग ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम वापस से चैंग को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर की बातों को याद करता है और वो एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। जब वो इस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो वो काफी ज्यादा थक जाता है और उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। चैंग एक बार फिर से कोशिश करने का डिसाइड करता है और इस बार जब वो टेक्निक को परफॉर्म करता है तो वो पूरी अच्छी तरह से फोकस करता है और फाइनली इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। अब चैंग की सोल उसके बॉडी के अंदर से बाहर आ जाती है और वो उड़कर आसमान की तरफ जाने लगता है। आसमान में जाते जाते वो बहुत सारे लोगों के इमेज को देखता है। इसी के साथ वो ऊपर जाने लगता है। दरअसल वो लाइफ स्टार के खोज में जा रहा था। वो ऊपर जाते जाते एक स्टार को देखता है और वो स्टार के अंदर समा जाता है। वहीं दूर से एक आदमी स्टार को देख रहा था। जब वो लेडी स्टार को देखती है तो वो अपने मन में कहने लगती है, स्टार को रोशनी देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है और जिसने भी ये काम किया है वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। यहीं पर हम एक और लड़की को देखते हैं और वो लड़की उस लेडी से कहती है, शायद ये स्टार किस्मत का तारा हो सकता है। कुछ देर के बाद चैंग की सोल वापस से उसके बॉडी के अंदर आ जाती है, पर इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका था। यहीं पर चैंग की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर जाने लगती है और ये सब कुछ एक लड़की देख लेती है। दरअसल वो लड़की एक राजकुमारी होती है और वो अपने गार्ड्स के साथ थी, पर वो जल्दी से एक पोर्टल को बनाकर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सामने आ जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो एक बैरियर को बनाकर प्रिंसेस को कैद कर लेता है। हालांकि प्रिंसेस यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वो इसमें काफी ज्यादा घायल हो जाती है। फिर वो उस बंदे से कहती है, देखो तुम जो भी हो, तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकते। अगर मेरे गार्ड्स को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वो बंदा एकदम से हंसने लगता है। उस बंदे का नाम यूमो होता है और वो राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं कैसे भी करके तुम्हें मारना चाहता हूँ और अगर मुझे तुम्हें मारने में कुछ भी करना पड़े तो मैं वो सब कुछ करूँगा। वही दूसरी ओर हम प्रिंसेस के सभी गार्ड्स को देखते हैं और वो लोग प्रिंसेस को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से सीनियर गार्ड आता है और वो बाकी सभी से कहता है, प्रिंसेस ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब वो कहीं भी जा सकती है। अब सीनियर गार्ड बाकी गार्ड से कहता है, तुम लोग आगे बढ़कर प्रिंसेस को ढूंढने की कोशिश करो। वहीं अब हम वापस से यूमो को देखते हैं। अब उन दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है। उनकी ये फाइट काफी ज्यादा टक्कर की होती है। यूमो जल्दी से गायब हो जाता है और वो उसके पीछे अपीयर होकर उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले से प्रिंसेस लू काफी ज्यादा घायल हो जाती है। इससे पहले कि यूमो उसके ऊपर हमला करता, वहाँ पर चैंग बाहर आ जाता है और वो यूमो के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब होमो के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उसे एक चीज याद आता है कि उसके पास एक वेपन है और अगर वो इस वेपन का इस्तेमाल करता है तो वो भी इससे मारा जाएगा। पर जैसा कि उसके पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था तो वो अपने इस वेपन का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर चैंग अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बैरियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है और वो खुद भी गिरकर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले पार्ट में। अगर आप लोग इसके अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।